स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम कक्षा 5 EVS यानी पर्यावरण अध्ययन का पहला अध्याय पढ़ेंगे। मैं आपको समझाऊंगी और आप लोग अपनी नोटबुक निकाल के उसको मेरे साथ साथ में पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है ना। तो अपन पहले पेज पर चलते हैं। पहला पाठ दिया है, इसमें जो अध्ययन करेंगे हम वो है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को, ठीक है ना। तो अब इसमें दिया है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है, तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई हो। तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। खाते समय तुमसे कुछ मीठा ज़मीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। क्यों होता है ऐसा सोचकर बताओ, ठीक है ना। तो क्यों होता है ऐसा सोचकर बताने के लिए, जब जानवरों में भी देखने, सुनने और सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है ना। कोई जानवर मीलों दूर से शिकार को देख लेता है, कोई ऐसा जानवर भी होता है जो बहुत दूर मीलों दूर बैठे हुए अपने शिकार को भी देख लेता है। कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है न जानवरों की भी अजब दुनिया है। अगले पेज पर आते हैं। जैसे कि पता चला आपको, जानवरों में भी देखने, सूंघने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। इस पेज में अपन को ये बताया। कोई भी जानवर मीलों दूर के शिकार को देख लेता है, तो कोई हल्की सी आहट या आवाज़ होती है तो उसे सुनकर भी पहचान लेता है। कोई जानवर अपनी साथी को सूंघकर पहचान लेता है या ढूंढ लेता है। इसी तरह क्या होता है कि चींटी जो होती हैं, चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसी चीज़ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है, ठीक है ना। अगले पेज पर चलते हैं अपन। कैसे पहचाना साथी को। इसमें है, एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल में जाकर छुप गई, मतलब अपने बिल की तरफ दौड़ गई वापस। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने को दिया। अब इसमें क्या है, सोच के बताने वाली बातें हैं। तो इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटी दूसरी टोली की है, या पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना होगा। तो जैसे ही कीड़े मकोड़े जो होते हैं, हमारी तरह जानवरों में, कीड़े मकोड़ों में भी देखने, सुनने और सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है ना। तो इन्हीं क्षमताओं के कारण इस चींटी को पता चल गया कि दूसरी जो चींटी है सामने वाली, वह दूसरी टोली की है ना। इस तरह से अपन उत्तर बना सकते हैं इसका। लेकिन मैं आपको पूरा पाठ होने के बाद इसके क्वेश्चन आंसर डाल दूंगी, इस क्वेश्चन आंसर की PDF डाल दूंगी, तो वो आप उसमें से नोट कर लीजिएगा। अभी तो सिर्फ समझाने के लिए होता है। पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना। अब इसमें क्वेश्चन जो दिया है सोच के बताने वाला है, जो अपन ने पहले पेज पढ़ा था उस पे से। तो कैसे पहचाना, पहरेदार चींटी ने अपनी साथी चींटी को सूंघकर पहचान लिया। अब आता है इसमें क्या, चीनी के कुछ दाने, गुड़ या कोई मीठी चीज़ ज़मीन पर रखो। अब इंतज़ार करें चींटियों के आने का। अब देखो चींटी कितनी देर में आएगी। चींटी लगभग 10 से 15 मिनट के बीच में आ जाएगी। क्या सबने पहले एक चींटी आई, सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा आया। तो सबसे पहले एक चींटी आई, ठीक है। चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती हैं, अपने भोजन के लिए इकट्ठा करती हैं। खाने की चीज़ का क्या करती हैं, वे अपने भोजन के लिए इकट्ठा करती हैं। इसके बाद है, वे उस जगह से कहाँ जाती हैं। तो वे उस जगह से खाना इकट्ठा करके वे अपने बिल में चली जाती हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब ध्यान से, बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए, उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता
रोकेंगे। जैसे चींटियाँ अपने घर में आती हैं तो अपन ध्यान से देखते हुए उन चींटियों का रास्ता पेंसिल से रोकते हैं। तो देखो अब चींटियाँ कैसे चलती हैं। चींटियाँ क्या होता है, जैसे अपन पेंसिल रख देते हैं या कोई लकड़ी या पतली सी डंडी स्टिक रख देते हैं, तो वो पेंसिल द्वारा रास्ता रोकने पर चींटियाँ पेंसिल पर या स्टिक पर या डंडी पर चढ़ जाती हैं और फिर से अपनी कतार में चली जाती हैं। ठीक है ना। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह से कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि चींटियाँ चलते समय ज़मीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। वे अपना रास्ता पहचान लेती हैं कि अब हमें इसी रास्ते पर जाना है। क्या अब बता सकते हो, जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उसने कैसा व्यवहार किया होगा, उसके व्यवहार का क्या कारण होगा। तो जब उसने अपन ने चींटियों का रास्ता रोका तो उसका कैसा व्यवहार था, इसके बारे में भी अपन जान सकते हैं इससे। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़ों की गंध से उनकी पहचान कर लेते हैं। ठीक है ना। इसके बाद क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए। हाँ, तो अपन मच्छर काटते तो अपन परेशान नहीं होते हैं। तो उसी तरह से क्या, हाँ, हम मच्छरों से परेशान हुए हैं। सोचो इन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ पर हो। अपन कैसे पहचानते हैं कि अपन यहाँ पर हैं, तो वो अपने पीछे आ जाते हैं। कौन? मच्छर। तो मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे, जो पैरों में तलवे होते हैं, उसकी दुर्गंध से अपन को पहचान लेते हैं और शरीर की गर्मी में से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। मैं रेशम का कीड़ा हूँ। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। अब इस पे आता है वृक्ष। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर सूंघते हुए देखा है? सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। सड़कों पर कुत्तों को अपनी जगह बटी होती है। सड़कों पर कुत्तों की अपनी अपनी जगह बटी होती है कि वो इस इलाके का है, हम इस इलाके का, इस तरह से, है ना। उनका क्षेत्र बटा हुआ रहता है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके में बाहर का कुत्ता आया होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब लिखना है। क्या लिखना है, ये मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर लिखवाऊंगी, इसकी PDF डालूंगी, तब आप देख लेना। ठीक है। कुछ इसमें लिखे हुए हैं तो देख सकते हैं। हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो हम कहाँ कहाँ कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है? जैसे कि चोर को पकड़ने में, है ना, तो चोर को पकड़ने में करते हैं, या किसी चीज़ को ढूंढने के लिए भी हम उस कुत्ते की सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अपराधियों को पकड़ने के लिए, लूट या चोरी का सामान ढूंढने के लिए, बम आदि को ढूंढने के लिए हम कुत्ते के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं या उसको प्रयोग में लाते हैं। किसको? कुत्ते को। इसी तरह दूसरा प्रश्न दिया है, किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है, सूची बनाओ। उदाहरण के लिए, खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलता है, किसी चीज़ के जलने का पता चलता है। जैसे कोई चीज़ खराब हो जाती है, सड़ने लगती है, तो हम उसको दुर्गंध से पहचान लेते हैं, है ना, पहचानते ही हैं। खराब खाने की तथा किसी चीज़ के जलने की गंध के अलावा अच्छे खाने की पहचान और अच्छे इत्र, साबुन आदि को चुनने के लिए, पसीने आदि के खराब हो रहे कपड़ों को पहचानने के लिए, किसी चीज़ के सड़ने की स्थिति में, पके हुए फलों को पहचानने में आदि में हम सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। अब अगला जो दिया है पॉइंट, तुम बिना देखे इन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो, उनके नाम लिखो। हाँ, हम कुछ जानवरों की उनकी गंध से पहचान सकते हैं। वे होते हैं कुत्ता, बिल्ली, गाय, है ना, बकरी आदि। ठीक है ना। इनको हम उनकी बिना देखे ही पहचान लेते हैं कि ये जानवर है। किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम बताओ जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम बताओ जिनकी दुर्गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती, मतलब बदबू आती है। तो जिसकी अच्छी लगती है वो हमने इसमें लिख दी। अगरबत्ती और इत्र होता है ना, सेंट जिसे कहते हैं। और क्या होता है, खाने का सामान, फूलों की, और ये सब क्या होती है, हमें अच्छी लगती है। और जो दुर्गंध होती है, जो गंदी लगती है, जिससे हमें बदबू सी आती है, तो वो क्या कहलाती है? नालियों का पानी, गटर का पानी, सड़ी गली चीज़ें, या बदबूदार खाना।
है ना, और मलमूत्र, इनकी दुर्गंध हमें अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना। क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक से हैं? अब अपन जैसे बहुत सारे कक्षा में बैठ रहे थे तो सब अपनी अपनी राय देते हैं, तो एक से नहीं होते, किसी का कुछ उत्तर होता है, किसी का कुछ उत्तर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, चर्चा करनी है अब हमें किस चीज़ की। क्या तुम्हें अपने घर के लोगों के कपड़ों से गंध आती है? किसके? आप अपन जब बहुत दूर से आते हैं तो अपने कपड़ों में से गंध दुर्गंध आने लगती है ना, तो वो आती है, तो वो क्या अपने अपने भी में से भी आती है, किसकी? क्या जो परिवार के सदस्य हैं उनके में से भी आती है, ठीक है ना। हाँ, हमें अपने घर के लोगों के कपड़ों में से भी दुर्गंध आती है, तो हम उसको क्या करते हैं, उतरवा देते हैं, फिर धुलवा लेते हैं, ठीक है ना। कभी किसी भीड़ से भरी जगह जैसे मेले में, बस में, ट्रेन आदि में तुम्हें गंध का एहसास हुआ है? बताओ कैसा। हाँ, जैसे मेले में जाते हैं तो गंध आती है ना। बसों में जाते हैं तो कोई बीड़ी सिगरेट पीता है, मरे हुए जानवर रास्तों पर पड़े रहते हैं, उनकी दुर्गंध आती है। ऐसे ही ट्रेनों में भी होता है ना, तो हमें बहुत बेकार सा लगता है। ऐसा क्यों? अगला है, आज रजनी को ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला ने अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी थी। उस सुशीला की जो बेटी थी वो भी उसके बेटे की तरह ही छोटी थी, 6 महीने की थी। मज़े की बात यह हुई कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी कर ली। अपनी बेटी की पोटी धोने के बाद वह दीपक की पोटी साफ करने लगी तो फटाफट उसने अपने मुंह और नाक को दुपट्टे से ढक लिया, ठीक है ना। जब किसी बच्चे की पोटी साफ करते हैं तो बदबू आती है ना, तो वो क्या होता है, अपन नाक पे कपड़ा रख लेते हैं या नाक को ढक लेते हैं। सोचो और चर्चा करके बताओ, क्या बताना है। सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका था, लेकिन दीपक की पोटी साफ करते समय उसने मुंह पर ढक लिया था। ऐसा उसने क्यों किया था? तो अक्सर हम किसी गंध उत्तर जैसे आता है तो अपन क्या करते हैं, इस पैराग्राफ को पढ़ के अक्सर हम किसी गंध से तब ज़्यादा परेशान होते हैं जब हमारा मन उसको गंदा मानता है। अगर हम मन बना लें कि वही गंध उतना परेशान नहीं करती। अतः सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय मुंह नहीं ढका और दीपक की पोटी साफ करते समय मुंह को ढक लिया, ठीक है ना। अगला पॉइंट दिया है इसमें, जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीज़ें बीनता होगा। तो कूड़े के ढेर की गंध हमें बहुत बुरी लगती है ना, लगती है। वो तो जो बच्चे इसी कचरे के ढेर में से चीज़ें बीनते हैं उन्हें शायद कूड़े की गंध बुरी नहीं लगती है, क्योंकि वो उस चीज़ के आदी हो जाते हैं। उन्हें वही चीज़ अपन ज़्यादा जाते नहीं हैं कचड़े के पास या दुर्गंध के पास, तो अपन को बुरा लगता है, अपन नाक मुंह को ढक लेते हैं। लेकिन जब वो बच्चे या जो भी इंसान वो कचड़े के ढेर में ही दिन भर काम करते हैं तो उनको वो दुर्गंध भी भाने लगती है और वो अपना काम करते रहते हैं उसी कचड़े के या कूड़े के ढेर में बैठे बैठे हैं, क्योंकि गंध बुरी नहीं लगती है। क्योंकि अगर हम मन बना लेते हैं, क्योंकि उनका मन उसी दुर्गंध में ही बना हुआ हो जाता है कि वो दुर्गंध या उससे उनको कोई मतलब नहीं, वो अपने काम में मन लगाते रहते हैं ना, तो बुरी गंध भी उन्हें उतना परेशान नहीं करती। अगला है, क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा होता है या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है? किसी भी गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा नहीं होता, ठीक है ना। अब जो चीज़ अपन को अच्छी लग रही है वो शायद दूसरे को अच्छी ना लगे, या दूसरे को अच्छी लग रही है वो अपन को अच्छी ना लगे। ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अलग अलग सोच और मन रहता है, यह हमारी सोच पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, कैसे दिखा। अब किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। तो वो सामने जो आंखें होती हैं वो किसकी होती हैं? उल्लू की, ठीक है ना। तो अपन इसमें उल्लू भर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के ऊपर तरफ होती हैं और इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? तो कौआ, कबूतर, तोता, गौरैया, चील आदि की आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर के समान ही गोलाकार
होता है। ठीक है, ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ ही होती हैं। अपन देखते हैं ना, अपने घर में भी आते हैं कई पक्षी, ऊपर छत पे आते हैं तो देखते हैं, तो सबकी आंखें कैसी होती हैं, सिर के दोनों तरफ होती हैं। सभी पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को नज़र डाल सकते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ठीक है ना, जब ये देखते हैं तो इनकी आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं, दोनों चीज़ सामने जब देखते हैं तो। ठीक है, तुमने देखा होगा कि कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों? ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती है, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। ठीक है ना, तुम भी अलग अलग तरीक़ों से देखो। तुम अपनी दाईं आंख बंद करो और हाथ से ढको, या हाथ से ढक लो या बंद कर लो। उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर पर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे, है ना। तो अपन कैसे एक्शन क्या देखेंगे कि क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख सकते हो? नहीं। हम जब तक एक आंख बंद कर लेंगे और फिर हमारे दाईं तरफ खड़ा होगा हमारा साथी और वो क्या कर रहा है, तो हम जब तक नहीं देख सकते जब तक कि हम गर्दन को नहीं घुमा सकते। ठीक है ना। अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। तो दोनों आंखों से देखने पर देखने का दायरा बढ़ जाता है। मतलब जब दोनों आंखों से देखते हैं तो देखने का जो दायरा रहता है, क्षेत्र रहता है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। इसलिए हम दोनों आंखों से तो देख सकते हैं, लेकिन एक आंख को बंद करके बिना गर्दन घुमाए हम नहीं देख सकते। दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर दिखाई पड़ता है? दोनों आंखों से देखने पर देखने का दायरा बढ़ जाता है। ठीक है ना। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पेज पर। अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके, एक आंख बंद करके और एक बार दोनों आंखें बंद करके। इस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगता है। किस स्थिति में आपको उसको सिक्का जो उछालेंगे उसको पकड़ना आसान लगता है? दोनों आंखें बंद करके कैसे पकड़ पाएंगे? नहीं। तो अपन कैसे, जब एक आंख बंद करके और एक आंख खोलकर तो पकड़ भी सकते हैं। ठीक है ना। सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो? ठीक है ना। तो हम अपनी दाईं और बाईं ओर की सारी चीज़ें को अच्छी तरह से देख पाते हैं। ठीक है ना। इसके बाद आते हैं, चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमें 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है, वही चीज़ ये पक्षी 8 मीटर की हमसे ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा, है ना, मीटर की दूरी से देख पाते हैं। कौन कौन से जानवर? चील, बाज और गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा अधिक देख पाते हैं। क्या तुम सोच सकते हो कि ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूर से दिखाई दे सकती है? तो चील के देखने की क्षमता बहुत अधिक होती है, इसलिए ज़मीन पर पड़ी रोटी उसे 1.5 से 2 किलोमीटर दूर से दिखाई दे जाती है। ठीक है ना। मज़ेदार बात और, जैसे हम इतने सारे रंग दिखाई देते हैं उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। जितने रंग हम पहचान लेते हैं, दिखाई देते हैं, उतने सारे रंग जानवर नहीं देख पाते। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देते हैं। ये जानवर हैं वो इन रंगीन चित्रों को कैसे देख पाते हैं? आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख लेते हैं। जो दिन में जागते हैं वो कुछ रंगों को पहचान लेते हैं। रात में जागने वाले जानवर इन रंगों को नहीं पहचान पाते, उन्हें सिर्फ काला या सफ़ेद ही दिखाई देता है रंग में, है ना। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। कितने तेज हैं कान? अब जिनके कान तेज होते हैं उनके बारे में, है ना। तुमने कक्षा 4 में पढ़ा है, हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं।
कुछ जो जानवर हैं उनके हमें कान दिखाई नहीं देते, उनके जो कान होते हैं वो छोटे छोटे छेदों जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ही ढके रहते हैं। 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। अब 10 जानवर ऐसे हैं, अपन आसपास भी कितने सारे जानवर रहते हैं, उनके नाम अपन लिख सकते हैं वैसे भी, गाय, बैल, गधा, हिरण, खरगोश, भैंस, घोड़ा, कुत्ता, हाथी, बंदर, इनके हम कान देख लेते हैं, है ना, तो इनके नाम अपन ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं, मतलब जो कान होते हैं वो हमारे कानों से बड़े होते हैं, उन जानवरों के यहाँ पर नाम बताएं। तो जानवरों के नाम जो बड़े बड़े कान वाले होते हैं वो होते हैं हाथी, खरगोश, गाय, भैंस, बैल, कुत्ता आदि के बाहरी कान हमारे कानों से बड़े होते हैं। ठीक है ना। सोचना है, अब क्या सोचें हम, तुम्हें क्या लगता है क्या जानवरों के कानों के आकार और उनके सुनने की शक्ति में संबंध होता है क्या, जो सुनने की शक्ति और कानों में? तो जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में निश्चित रूप से कोई संबंध होता ही है। ठीक है ना। बड़े कान वाले जानवर अधिक ध्वनि को एकत्रित कर पाते हैं, मतलब बड़े कान वाले जो जानवर रहते हैं वो ज़्यादा सुन लेते हैं, जिसमें वे ज़्यादा और स्पष्ट सुन पाते हैं। ठीक है ना। अब आता है करके देखेंगे। स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो जहां एक बच्चा काफ़ी बच्चों से थोड़ी दूर पर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोल रहा है। बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने। किस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है अपने साथियों से पता करके बताना है। ठीक है ना। तो किस बार देती है, जब अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुनते हैं तो आवाज़ अधिक सुनाई हमें देती है। ठीक है ना। तो तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है ना। हाँ, आगे पेज पर चलते हैं, है ना। एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज़ आती है। अब जैसे चित्र में दिखाया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। एक बार फिर से अपने कान से डेस्क बजाओ, कैसी आवाज़ आती है। क्या दोनों आवाज़ों में कुछ अंतर होता है? सांप अंतर होता है क्या दोनों आवाज़ों में? हाँ, हमें अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। थप थप की आवाज़ सुनाई आती है कब हम जब डेस्क या टेबल को बजाते हैं। ठीक है ना। तो वही आवाज़ आती है लेकिन थोड़ा ज़ोर से आती है। ठीक है। क्या दोनों आवाज़ों में अंतर होता है? हाँ, दोनों आवाज़ों में अंतर होता है, डेस्क की आवाज़ में और थप थप की आवाज़ में। डेस्क पर कान लगाने के बाद हमें अधिक ऊंची और स्पष्ट आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है। आवाज़ें अलग अलग, अब अपन आवाज़ जो अलग अलग आवाज़ें होती हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है ना। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक साथ एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस कान के लिए पक्षी के खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़ें। मछलियाँ खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में आते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी के कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के लहर से अपनी जान को बचा सके। ठीक है। तो आज अपन पेज 9 तक ही इतना पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो इतना ही अध्ययन करेंगे। अगली वीडियो में फिर मैं आपको पेज नंबर 10 से इस चैप्टर को समझाऊंगी और साथ ही इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर भी लिखकर वीडियो डालूंगी। ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।